हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है देखिए। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। यानी ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। यानी हमको पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कितने क्वांटिटी में होता है, ये सारा डिटेल में स्टडी करना मतलब थर्मोडायनेमिक्स। It means that thermodynamics deals with the energy changes accompanying all types of chemical and physical processes। इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी चेंजेस होंगे सभी केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस में, तो वो सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स एक्ट्स एज अ बेस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री अगर हमको स्टडी करना है तो हमको थर्मोडायनेमिक्स आना जरूरी है। इट वर्क्स एज अ टूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस एंड एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसका मतलब इससे हमको क्या जानकारी मिल सकती है, हमको डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस पता चल सकती है, फिजिबिलिटी यानी प्रोसेस होंगी या नहीं होंगी ये भी पता चल सकता है, और कौन से एनर्जी चेंजेस होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ये सारी डिटेल पता चलेगी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमको ये नेसेसरी है कि हमको जो टर्म है थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे वो हमको डिटेल में पता होने चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, सिस्टम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडीज इज कॉल्ड एज सिस्टम। यानी यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे उसी को हम लोग सिस्टम बोलेंगे। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स बाय स्पेसिफिक बाउंड्रीज। इसका मतलब ये बाकी पार्ट्स से स्पेसिफिक बाउंड्रीज से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बीकर इन विच सम रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम। बीकर क्यों? क्योंकि बीकर जो है वो ग्लास का बना रहेगा, जो ग्लास है वो उसके अंदर की रिएक्शन को बाकी आजू बाजू के मीडियम से सेपरेट रखेगा। इसका मतलब उसको हम लोग सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। तो सिस्टम का मतलब सीधे सीधे ये होना चाहिए कि यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे लेकिन बाकी पार्ट से वो आइसोलेट रहेगा, उसका उसके ऊपर किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। सराउंडिंग देखते हैं। अभी सराउंडिंग मतलब जो बाकी बचा हुआ पार्ट है अदर देन द सिस्टम, उसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। देखिए, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एंटायर यूनिवर्स एक्सेप्ट द बीकर इन विच रिएक्शन इज कैरिड आउट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब हमको सिस्टम छोड़ देना है, सिस्टम के अलावा बाकी बचा हुआ जो पार्ट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ द सिस्टम क्या होती है। देखिए, तीन टाइप के सिस्टम रहेंगे। पहला रहेगा ओपन सिस्टम। अभी एक बात हमको याद रखनी पड़ेगी, कोई भी सिस्टम अगर कंसिडर करने हैं तो सिस्टम में हमको दो चीजें याद रखनी है। एक तो है उसकी एनर्जी, दूसरा है उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाला मैटर। तो ऐसे सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग। देखिए, ऐसे सिस्टम जो दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं और मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हैं सराउंडिंग के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइलिंग इन एन ओपन बीकर, या फिर ऐसा बोलेंगे हम लोग जो चाय लेते हैं, चाय को अगर हम लोग खुले बर्तन में उबाल रहे हैं तो वो चाय ठंडी भी हो सकती है। इसका मतलब उसने एनर्जी को भी एक्सचेंज कर लिया और उससे भाप भी निकलती रहेगी। इसका मतलब उसका वजन कम होते रहेगा। तो वो हो जाती है ओपन सिस्टम, क्योंकि वो दोनों एक्सचेंज कर रही है, मैटर भी एक्सचेंज कर रही है और एनर्जी भी एक्सचेंज कर रही है सराउंडिंग के साथ। उसके बाद देखते हैं क्लोज्ड सिस्टम। देखिए, द सिस्टम इन विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। यानी ऐसी सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है, मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। देखिए, ओपन सिस्टम ने दोनों एक्सचेंज किया, क्लोज्ड ने सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज किया, मैटर एक्सचेंज नहीं किया। फॉर एग्जांपल, अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग हॉट वाटर, यानी ऐसा बर्तन जिसमें पानी रखा है लेकिन उसको ढक्कन लगा कर रखा है। इसका मतलब पानी की भाप उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकती, ना कि पानी गिर सकता है, लेकिन उस पानी को आप गर्म भी कर सकते हो या फिर ठंडा भी कर सकते हो। और तीसरा रहेगा आइसोलेटेड, जिसमें दोनों बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब द सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। अभी इस सिस्टम में ना ही आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग के साथ, ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हॉट वाटर केप्ट इन थर्मोस फ्लास्क। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या होती है। ईच सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस प्रॉपर्टीज। दिस प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द ऑफ दैट आइडेंटिटी ऑफ दैट सिस्टम। इसका मतलब हर एक सिस्टम जो है उसको हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज रहेंगे सिस्टम की, ये उस सिस्टम की खासियत होती है, उसकी पहचान होती है।
जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। अभी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग, जो दो टाइप में कैटेगराइज होती है। पहला होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी क्या होता है देखते हैं। देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, the properties of the system whose values depend upon the amount of substance present in the system are called as extensive properties। देखिए एक्सटेंसिव का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी। आपके सिस्टम में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका कितना अमाउंट है, उसके ऊपर अगर डिपेंड करते तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम 1 लीटर 2 लीटर, इसका मतलब कितने क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है। वजन यानी मास, वो भी डिपेंड करेगा। इंटरनल एनर्जी जो है, आपके टोटल मैटर में कितनी टोटल एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स, देखिए जितनी क्वांटिटी बढ़ाओगे, अमाउंट बढ़ाओगे, उतने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे। एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी सारे एनर्जी के फॉर्म्स है, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसके ऊपर, इसीलिए सारे के सारे हो गए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, देखिए 1 लीटर वाटर लीजिए 100 लीटर, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, जो टेम्परेचर है वाटर का वो हर जगह सेम रहेगा। सिमिलरली प्रेशर भी सेम रहेगा, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हो जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती है। देखिए वेन एवर सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसका मतलब जब भी आप सिस्टम की स्टेट को चेंज करते हो, सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, वी से दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज ऑकर्ड। इसका मतलब सीधे सीधे बोलेंगे तो सिस्टम की स्टेट चेंज होना मतलब प्रोसेस होना। इट इज अकम्पनाइड बाय चेंज इन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप बोल रहे हो कि सिस्टम में प्रोसेस हो रही है, तो इसका मतलब जो हमने ऊपर जो प्रॉपर्टीज बताई है उसमें से कम एक प्रॉपर्टी तो भी सिस्टम की चेंज होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि प्रोसेस हुई है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है आइसोथर्मल। अभी एक बात याद रखेंगे हम लोग, आइसो मतलब सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, इसका मतलब आइसोथर्मल का मतलब हो गया ऐसी प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पे हो या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे। द प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी, जहां पर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। इन आइसोथर्मल प्रोसेस द सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। इस प्रोसेस में क्या हो सकता है, सिस्टम जो है हीट को एक्सचेंज कर सकती है सराउंडिंग के साथ, ताकि वो टेम्परेचर कांस्टेंट रख सके। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिस्टम गर्म हो रही है, तो वो कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग को देगी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो रह जाएगा कांस्टेंट। सेकंड रहेगा अडायबेटिक प्रोसेस। अडायबेटिक का मतलब होता है हीट। फॉर एग्जांपल द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस, यानी यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, हीट एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हीट को एक्सचेंज नहीं होने देना है। द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस, यानी वहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं होता है विद द सराउंडिंग, इज कॉल्ड एज अडायबेटिक प्रोसेस। सच प्रोसेस रिक्वायर्स आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसी प्रोसेस के लिए हमको जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, आइसोलेटेड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। सिंस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, देखिए यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस। If the process is exothermic, temperature rises, and if the endothermic, temperature falls down। इसका मतलब यहाँ पर अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वहां से हीट बाहर निकलती है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस, अभी आइसो मीन्स सेम या फिर कांस्टेंट, बार बार मीन्स प्रेशर। द प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे हम लोग प्रेशर। सच प्रोसेस में बी अकम्पनाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर और वॉल्यूम। अभी ये जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और वॉल्यूम, लेकिन ये हमको याद रखने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी उसको हम लोग बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। उसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी कोर मतलब होता है इंटरनल वॉल्यूम, जिसको बोलेंगे हम लोग। तो इसका मतलब आइसोकोरिक मतलब आपके सिस्टम का जो टोटल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब द प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो है कांस्टेंट। देखिए आइसोथर्मल था पहला, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, अडायबेटिक मतलब हीट कांस्टेंट, आइसोबैरिक मतलब
प्रेशर कांस्टेंट और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रहेगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे सिस्टम को कभी भी तो आपको वो सेम स्टेट में नजर आएगी। द प्रोसेस इन विच द सिस्टम कम्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अ नंबर ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। देखिए, ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम जो है आपकी इनिशियल स्टेट में रिटर्न आ रही है आफ्टर अ नंबर ऑफ चेंजेस, एंड बहुत सारे चेंजेस होने के बावजूद वो अगर खुद की इनिशियल स्टेट में रिटर्न आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस देखेंगे। देखिए, द प्रोसेस इन विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइट सिमली स्लोली, यानी बहुत बहुत ज्यादा स्लोली अगर कैरी आउट होती है, एंड द डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड। देखिए, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन स्लो हो रही है और उसकी डायरेक्शन हम लोग कर सकते हैं रिवर्स एट एनी स्टेप बाय स्लाइटली चेंजिंग द कंडीशन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस स्लो होनी चाहिए, लेकिन स्लो भी कैसा, इनफाइनाइट सिमली मतलब बहुत ज्यादा स्लो, एंड डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज। उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं बाय स्लाइटली चेंजिंग द कंडीशन, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी देखेंगे इरिवर्सिबल। अभी इरिवर्सिबल मतलब इसके अपोजिट, इसका मतलब ये स्लो थी तो ये रह जाएगी रिलेटिवली फास्ट, एंड इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स। देखिए, ये रिवर्स हो सकता था, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। और वो प्रोसेस फास्ट थी, ये प्रोसेस बहुत सॉरी वो प्रोसेस स्लो थी, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी देखते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल के अपोजिट चलेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इट टेक्स प्लेस इनफाइनाइट सिमली स्लोली, तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग मच फास्टर रेट। द डायरेक्शन कैन बी चेंज्ड, यहाँ पर द डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड। ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ये थोड़ा नया पॉइंट है। ड्राइविंग फोर्स जो है थोड़ा सा ही ज्यादा रहेगा अपोजिंग फोर्स से, लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन। देखिए, स्लाइटली ग्रेटर, यहाँ पर मच ग्रेटर। देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ एंड ऑफ द प्रोसेस में आएगा। इसका मतलब बीच में कहीं नहीं होगा, सिर्फ एंड में आएगा। वर्क डन इज मैक्सिमम, यहाँ पर वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम। देखिए, थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पर मिनिमम नहीं करेंगे हम लोग, ये इज की जगह पे इज नॉट रखेंगे। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन इट इज स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल याद नहीं रखे तो भी चलेगा। उसके बाद स्टेट फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, स्टेट फंक्शन, द फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय विच द स्टेट हैज बीन अचीव्ड इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। आपने सिस्टम की स्टेट कैसे कैसे चेंज की, कौन से पाथ से चेंज की, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको हमारे गांव से दिल्ली पहुंचना है, तो आप कौन से जरिए से जाते हो, कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते हो, उसके ऊपर आपका कितना खर्च होता है वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कम खर्च आएगा आपको ट्रेन से जाने के लिए, उससे थोड़ा ज़्यादा खर्च लगेगा आपको बस से जाने के लिए, उससे थोड़ा ज़्यादा खर्च आएगा आपको पर्सनल कार से जाने के लिए, और उससे भी ज़्यादा खर्च आएगा आपको हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन से जाने के लिए। लेकिन आपको पहुंचना फाइनली दिल्ली में ही है, तो इसका मतलब आपका करंट एड्रेस और 2 दिन के बाद का एड्रेस, वह जो एड्रेस है वो एड्रेस रहेगा आपका स्टेट फंक्शन। वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन सी चीज यूज करके वहां तक पहुंचे हो। तो इसका मतलब स्टेट फंक्शन जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। वो आपने स्टेट अचीव करने के लिए कौन सा पाथ यूज किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसका मतलब जो चेंज रहेगा स्टेट फंक्शन में वो सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम बिटवीन द टू स्टेट्स। इसका मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये जो सारी वैल्यूज है वो सारी स्टेट फंक्शंस है। अभी देखते हैं पाथ फंक्शन। द फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन द पाथ बाय विच द स्टेट हैज बीन अचीव्ड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है वो डिपेंड करेगा पाथ के ऊपर। तो वर्क डन कैसे हो गया पाथ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर रखना है, लेकिन पत्थर बहुत ज्यादा हेवी है, तो अगर आप उसको शॉर्टकट रूट से लेके जाते हो तो
आपको एनर्जी कम लगेगी, आपका वर्क डन कम होगा, लेकिन अगर आप उसको घुमा फिरा के लेके जाते हो तो आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो आपका वर्क डन भी ज्यादा होगा। द कंसेप्ट ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन कैन बी अंडरस्टूड वेल फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। अभी देखिए कैसे, थ्री पर्सन क्लाइंबिंग अ माउंटेन बाय थ्री डिफरेंट वेज। देखिए तीन लोग जो है तीन अलग अलग तरीके से माउंटेन चढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ देम विल हैव इक्वल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे रीच एट द टॉप ऑफ द पॉइंट पी। देखिए उन सबकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो सेम हो जाएगी जब वो पॉइंट पी पे पहुंचेंगे। हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय विच द स्टेट इज अचीव्ड, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन। ऑन द अदर हैंड वर्क डन बाय ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वल, हेंस वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ एंड सो इट इज पाथ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला बंदा सीधे चढ़ता हुआ चला गया पी तक, दूसरा जो है वो ऐसे घुमा कर चला गया राउंड मारते हुए, तीसरा सीधे सीधे चढ़ता हुआ गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वर्क डन किया वो नंबर टू वाले ने किया है, सबसे कम नंबर थ्री वाले ने किया क्योंकि उसने सीधा रास्ता चुना है, और नंबर वन वन वाले ने सबसे सॉरी सबसे कम थ्री वाले ने किया, और मीडियम वर्क डन किया नंबर वन वाले ने। लेकिन जब ये सारे के सारे पी पर पहुंचेंगे तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो रहेगी एम जी एच। एम और जी तो कांस्टेंट है, एच सबकी सेम है, इसका मतलब सबकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सेम। वे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल और परफेक्ट डिफरेंशियल, जो स्टेट फंक्शन रहेंगे इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। देखिए स्टेट फंक्शन ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, व्हाइल पाथ फंक्शन इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इट मींस इसका मतलब ये होता है स्टेट फंक्शन कैन बी इंटीग्रेटेड बिटवीन टू लिमिट्स। देखिए किसी भी स्टेट फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो दो लिमिट्स में, व्हाइल पाथ फंक्शन डिफरेंशियल कैन नॉट। पाथ फंक्शन को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। Of a state function, internal energy E and path function work W if a system changes its state from initial state to final state। अगर सिस्टम की स्टेट चेंज होती है इनिशियल से फाइनल में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय, देखिए इंटीग्रेशन लेंगे E1 टू E2 DE का, दैट इज इक्वल टू DE का इंटीग्रेशन ये हो जाता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब E2 माइनस E1। लेकिन अगर टोटल वर्क डन की बात करें तो टोटल वर्क डन जो है वो फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन नहीं होता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन अगर DW लेते हो तो इट इज नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1, बट इंटीग्रेशन ऑफ D इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इसका मतलब यहाँ पर आपने दो लिमिट के बीच में जब इंटीग्रेशन लिया तो उसका आंसर डिफरेंस के बराबर आ गया, तो इसीलिए उसको बोलेंगे हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल। लेकिन यहाँ पर जो है वो डिफरेंस जो है फाइनल माइनस इनिशियल का वो इंटीग्रेशन के बराबर नहीं आता, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अभी यूलर का रेसिप्रोसिटी रिलेशन देखेंगे। इफ z is a state function of two independent variables x and y, then the differential of z is an exact differential। यहाँ पर सिर्फ यही बोला गया अगर z स्टेट फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, इसका मतलब z लिया हम लोगों ने, z ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्टेट फंक्शन है, दो अलग अलग वेरिएबल्स लिए हम लोगों ने x और y, तो जो डिफरेंशियल लेंगे z का वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। इट इज गिवन बाय dz इज इक्वल टू, पहले हम लोग लेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x z का, y रखेंगे कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करेंगे dx से, प्लस जेड का ही डिफरेंशियल लेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन यहाँ पर एक्स कांस्टेंट रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डेल वाई लिया था या डी वाई लेंगे, देखिए यहाँ पर डेल एक्स लिया था, यहाँ पे डी एक्स लेंगे। इसका मतलब डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई, लेकिन डी एक्स को मल्टीप्लाइड है डेल जेड बाय डेल एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाइड बाय है डेल जेड बाय डेल वाई। अगर ये ब्रैकेट वाली वैल्यू हम लोग यम कंसिडर करते हैं, पहली वैल्यू यम हो जाएगी, दूसरी वैल्यू यन हो जाएगी, जहां पर यम की वैल्यू होती है डेल जेड बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई और यन की वैल्यू होती है डेल जेड बाय डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया है कांस्टेंट उससे फिर से डेरिवेटिव लेंगे उसी टर्म का। इसका मतलब इस टर्म को y से डेरिवेट करेंगे और n को डेरिवेट करेंगे x से, तो हमको नया टर्म मिलेगा डेल m बाय डेल वाई एट कांस्टेंट x इज इक्वल टू डेल टू जेड बाय डेल वाई डेल एक्स, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी डेल n बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट y इज इक्वल टू डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। सिंस z इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अभी हमको पता है कि z एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसका मतलब उसके जो डबल डेरिवेटिव्स है डेल टू जेड बाय डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। Hence, del m by del y at constant x is equal to del n by del x at constant y. This is called as reciprocity relation। इसी को हम लोग बोलते हैं reciprocity relation। इसका मतलब m का डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यम इज नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया। और यन इज नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया। तो डबल डेरिवेटिव अगर लेते हो रैंडम ऑर्डर में, यानी पहले एक्स से डेरिवेटिव लिया, देखिए पहले वाई से डेरिवेटिव, एक्स से डेरिवेटिव, फिर वाई से डेरिवेटिव, और दूसरी बार पहले y से डेरिवेटिव फिर x से डेरिवेटिव, दोनों आंसर होने चाहिए सेम, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल या फिर रेसिप्रोसिटी की कंडीशन। अब साइक्लिक इंटीग्रल देखते हैं, देखिए इफ z इज अ स्टेट फंक्शन द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ z इज जीरो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि z में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, z स्टेट फंक्शन है, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में जो वैल्यूज रहेंगी z की वो सेम रह जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर आ जाएगा इस केस में जीरो। अभी देखते हैं साइक्लिक रूल क्या होता है। इफ अ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट द स्टेट फंक्शन जेड रिमेन्स कांस्टेंट, देखिए साइक्लिक प्रोसेस हो रही है लेकिन जेड कांस्टेंट होगा, तो डी जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इन सच केस इक्वेशन वन बिकम्स, अगर डी जेड इज इक्वल टू जीरो होता है तो डी जेड इज इक्वल टू था डेल जेड बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डी वाई, लेकिन डी जेड की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर जीरो रख देंगे हम लोग। यहाँ पर जीरो रखने के बाद ये बीच में प्लस का साइन है, एक टर्म को उधर लेके चले जाएंगे, तो ये वाली टर्म जो है डी वाई वाली वो अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, तो वहां पर हो जाएगा माइनस, और उसके बाद हम लोग ये डी एक्स को डी वाई से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब ये डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल जेड बाई डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल जेड बाई डेल एक्स। ये टर्म यहाँ पर दिख रही है हमको, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, डी वाई को इधर लेके आ गए और ये डेल जेड बाई डेल एक्स की टर्म उधर लेके चले गए, तो डिवीजन हो गया। अभी ये dx बाई डी वाई जो है इसको हम लोग पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर कांस्टेंट z आ जाएगा और ये जो दोनों टर्म है वो पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल वाई एट कांस्टेंट z इज इक्वल टू, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, डेल जेड बाई डेल वाई एट कांस्टेंट x, डेल जेड बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट y। अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो डिवीजन वाला टर्म है इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स एज इट इज, लेकिन ये जो है डेल जेड बाई डेल वाई ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा उल्टा डेल वाई बाय डेल जेड, तो ये डेल एक्स बाई डेल वाई एज इट इज है एट कांस्टेंट जेड, ये ऊपर चला गया एज इट इज, तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, लेकिन ये जो डेल जेड बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स है ये डिवीजन में जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा डेल वाई बाय डेल जेड एट कांस्टेंट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा -1, और ये -1 को अगर इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा +1, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो दिख रहा है हमको टर्म पूरी की पूरी दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल क्या है, एक्स बाय वाई, वाई बाय जेड, जेड बाय एक्स, दो बार आपको एक बार एक्स ऊपर एक बार एक्स नीचे दिख रहा है, एक बार वाई ऊपर एक बार वाई नीचे, एक बार जेड ऊपर एक बार जेड नीचे, कोई भी टर्म रिपीट नहीं है, एक बार कांस्टेंट जेड रखा तो एक्स और वाई रखे, वाई कांस्टेंट रखा तो जेड और एक्स रखे ब्रैकेट में, एक्स कांस्टेंट रखा तो वाई और जेड रखे ब्रैकेट में, +1 दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाता है साइक्लिक रूल। थैंक यू।